नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। वैल्यूएडिशन में आज मैं आपके लिए ना तो कोई कहानी लाया हूं, ना ही कोई वैल्यू टॉक लाया हूं, बल्कि आज मैं आपके साथ एक डिस्कशन करने के लिए आया हूं एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसके लिए मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने की जरूरत है। और वो टॉपिक है APS 95 को लेकर। आप सबको पता होगा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जहां पर आप चाहे तो हायर पेंशन का ऑप्शन खुद के लिए चुन सकते हैं। इस ऑप्शन को लेकर लोगों के दिल में बहुत सारे कंफ्यूजन थे, तो मैं एक छोटी सी केस स्टडी आपके लिए लेके आया हूं जिससे शायद आपको हेल्प हो सकती है एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक डिस्क्लेमर रखना चाहता हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूं, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। ये जो भी कैलकुलेशन मैंने किए ये मैंने खुद के लिए किए थे, और मुझे लग रहा था कि जो कैलकुलेशंस मैंने खुद के लिए लिए थे वो शायद मैं अगर लोगों के साथ शेयर करूंगा तो लोगों को भी फायदा होगा, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए उनकी मदद होगी। इसीलिए मैं आपके सामने ये मेरा ओपिनियन लाया। ये ओपिनियन स्ट्रिक्टली पर्सनल है और इसकी वायबिलिटी आपको खुद चेक करनी है कि आपको ये सूट करता है या नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ता है। अगर दोस्तों आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे और वहां पर अगर आपका PF कटता होगा तो एक सिस्टम के तहत कटता है। सिस्टम यह है कि आपका जो बेसिक प्लस DA होगा उसके ऊपर 12% आपको कंट्रीब्यूट करना होगा खुद के प्रोविडेंट फंड की तरफ, और सिमिलरली जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो भी 12% कंट्रीब्यूट करेगा आपके PF की तरफ। लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। जो 12% का फिगर है वो 8.33 और 3.67 के फिगर में बटा हुआ होता है। अब 8.33 जो है वो कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन स्कीम की तरफ जाता है और 3.67% जो होता है वो आपके PF में कंट्रीब्यूट होता है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताया जाए तो अगर आपका बेसिक और DA मिलकर 1 लाख रुपए होता है तो हर महीने आप 12,000 कंट्रीब्यूट करेंगे अपने PF की तरफ, और आपका एम्प्लॉयर भी 12,000 कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन वो दो हिस्सों में बटा होगा। पहला हिस्सा जो एम्प्लॉयर डालेगा वो होगा 8,330 रुपए का, जो आपका EPS की तरफ जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो होगा 3,670 रुपीज का, जो आपके PF की तरफ जाएगा। अब दोस्तों, सुनने में ये कैलकुलेशन तो बड़ा आसान सा लगता है, पर इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डाल के रखे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा EPS 95 को EPS 95 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्कीम 1995 में लगाई गई थी, और 1995 से लेके 2014 तक जो EPS के लिए कंट्रीब्यूशन जो आप देते थे उसका कैलकुलेशन होता था 6,500 रुपए के बेसिक सीलिंग के ऊपर। मतलब अगर आपका बेसिक प्लस DA अगर 1 लाख रुपए भी है तो भी आपका EPS का जो कैलकुलेशन होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6,500 रुपए के ऊपर ही होगा। ये सीलिंग बाद में 2014 में बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था। और आसान करके अगर आपको बताऊं तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर आपकी बेसिक 1 लाख रुपए होगी तो एम्प्लॉयर 12,000 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें से 8,330 रुपए वो पेंशन की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन दोस्तों रियलिटी में ऐसा नहीं होता था। 1995 से लेकर 2014 तक आपकी बेसिक की जो सीलिंग थी वो 6,500 रुपए थे। मतलब जो 8,330 आपको देना चाहिए था वो ना जाते हुए आपके अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ 541 रुपीज जाता था, जो था 8.33% ऑफ 6,500। अब दोस्तों यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि आपके पेंशन में जो भी कंट्रीब्यूशन जाएगा उसके लिए जो मैक्सिमम सीलिंग बेसिक और DA का जो कंसिडर किया जाता था वो था 6,500 रुपए, और उसका 8.33% निकाला जाता था जो आता था 541 रुपीज। अब आप बोलेंगे फिर बाकी पैसे का क्या हो गया, जो 8,330 रुपए थे माइनस 541 रुपीज, ये कहा जाता था। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट किया जाता था आपके PF में। मतलब कि जो हमने इनिशियल कैलकुलेशन किया था कि 3,670 रुपीज आपके PF में जाएंगे और 8,330 रुपीज आपके EPS में जाएंगे, ऐसा ना होते हुए आपके EPS में सिर्फ और सिर्फ 541 रुपीज जाएंगे, और 12,000 रुपए माइनस 541 जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपके PF में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। डरने की बात नहीं है, पूरा पैसा आप ही के पास रहेगा, एक फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में। लेकिन जो डिफरेंस यहां पर आता था वो आता था पेंशन अमाउंट में, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कम तौर पर जा रहा था EPS में, तो आपको पेंशन भी कम मिलने वाली थी। लेकिन प्लस पॉइंट यह था कि आपको PF बढ़ के मिलता। 2014 में EPS रूल्स को अमेंड किया गया और ये बेसिक सीलिंग को बढ़ाकर कर दिया गया 15,000 रुपए। अब जब 15,000 हो गए तो उसके बाद जो EPS का कंट्रीब्यूशन आपका जाने लगा वो 8.33% ऑफ 15,000, जो कि 1,250 रुपए होता था।
तो अभी समझ लीजिए कि आपके फिर से बेसिक 1 लाख रुपए है, तो जो 12,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करने वाला था उसमें से 1250 रुपए निकालकर ईपीएस में डालता था और 12,000 माइनस 1250 रुपीज जो भी अमाउंट बनता था उस अमाउंट को वो पीएफ में कंट्रीब्यूट कर देता था। तो दोस्तों अगर आपको यहां पर ये क्लैरिटी आ चुकी है कि किस तरह से आपके ईपीएस में जो पैसा जाता था वो कितना जाता था, किस नियम और किस रूल के हिसाब से जाता था, और आपके पीएफ में जो बाकी पैसा आता था वो किस तरह से आता था, तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपकी पेंशन बनेगी कैसे। दोस्तों पेंशन हमको जो मिलने वाली है वो समझने से पहले हमको एक और चीज समझने की जरूरत है कि आपको पेंशन मिलेगी कब से। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायरमेंट एज होता है 60 और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में रिटायरमेंट एज होता है 58 ईयर्स का। तो क्योंकि सबको फायदा होना चाहिए इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि 58 ईयर्स के बाद से आपको पेंशन दी जाएगी, लेकिन अगर किसी की 60 ईयर्स की रिटायरमेंट एज है तो वो 2 साल भी कंसिडर किए जाएंगे जब पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन आपको पैसा भले आप सर्विस में हो, आप रिटायर 60 में होने वाले हो, लेकिन जैसे आप 58 ईयर्स के हो जाएंगे आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और ये पेंशन कैसी मिलेगी आपको, आप जब 57 से 58 ईयर्स के होंगे तो वो जो 12 महीने होंगे वहां जो आपका एवरेज बेसिक होगा, बेसिक प्लस जीए होगा, उसको कैलकुलेट करके उसके ऊपर पेंशन दी जाती थी। तो दोस्तों यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हो, हम ऐसा समझते हैं कि जब आप 57 ईयर्स से 58 ईयर्स के होंगे तो वो जो 12 महीने जो होंगे वो 12 महीने का जो बेसिक प्लस जीए होगा उसका एक एवरेज निकाला जाएगा कि मंथली आपको बेसिक प्लस जीए कितना आ रहा है। हम अपनी आसानी के लिए पकड़ के चलते कि वो 1 लाख रुपए था। अभी ये जो आपकी एवरेज बेसिक प्लस जीए निकली है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है अपने ईयर्स ऑफ सर्विस से जब तक आपने पीएफ और ईपीएस में कंट्रीब्यूट किया है। तो मतलब कि केस स्टडी के तौर पर अगर हम किसी ऐसे लड़के को ले जिसने आज कंपनी को ज्वाइन किया है और उसके लास्ट के 12 महीने का बेसिक प्लस जीए होगा 1 लाख रुपए एवरेज और वो 35 साल तक उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने वाला है, तो 1 लाख रुपए इंटू 35 डिवाइड बाय 70 विच कम्स आउट टू बी 7,500 रुपीज, इतनी मंथली पेंशन उसको मिलेगी। अब हर किसी के नंबर ऑफ ईयर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, हर किसी का जो एवरेज बेसिक प्लस जीए होगा लास्ट के 12 महीने का वो डिफरेंट होगा, तो केस टू केस आप खुद के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं बस आसान तरीके में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम किस तरह से इस सिस्टम को समझ सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहां पर एक बात तो समझ में आ गई होगी कि गवर्नमेंट एक बेसिक प्लस जीए का सीलिंग लेकर उसके ऊपर 8.33% कैलकुलेट कर एम्प्लॉयर्स को बोलता था कि आप वहां पर कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। इसके वजह से हुआ ये कि आपकी एक्चुअल बेसिक प्लस जीए बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी आपको पेंशन कम मिल रही थी और इससे बहुत सारे एम्प्लॉयज नाराज थे। तो बहुत सारे एक्स एम्प्लॉयज जो थे या जो करंट एम्प्लॉयज थे वो कोर्ट में चले गए और उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया। उन्होंने चैलेंज ये किया कि हमको 15,000 की सीलिंग को हटा दिया जाए और जो हमारी एक्चुअल बेसिक प्लस जीए थी उसके ऊपर हमको पेंशन दी जाए। अब यहां पर कोर्ट का जो फैसला आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला आया क्योंकि वो एम्प्लॉयर के हक में भी था और एम्प्लॉयज के हक में भी था। यहां पर एम्प्लॉयज का मुद्दा यह था कि हम 15,000 के ऊपर ही पेंशन क्यों ले, हमारी बेसिक प्लस जीए अगर ज्यादा है तो हमको उसके हिसाब से पेंशन आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि चलिए आपको आपकी बड़ी हुई जो बेसिक प्लस जीए उसके ऊपर हम आपको पेंशन देंगे। अब दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कैची सा ऑब्जर्वेशन दिया। ऑब्जर्वेशन ये था कि आपको जो भी पेंशन मिलती है ये उस अमाउंट से मिलती है जो आपके एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था। क्योंकि 15,000 की सीलिंग थी, वो 15,000 की सीलिंग के हिसाब से जो भी पैसा बनता था एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया और बाकी पैसा आपके पीएफ में डाल दिया जो शायद आपने रिटायरमेंट के वक्त में विड्रॉ कर लिया। तो अगर आपको पेंशन ज्यादा चाहिए, अगर आपको पेंशन आपके एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पे चाहिए, तो वो जो बढ़कर जो पैसा डालना था जो आपके पीएफ में चला गया था, जो शायद आपने विड्रॉ कर लिया या जो शायद आप सामने जाकर विड्रॉ करने वाले हो, वो पैसा आपको वापस पेंशन फंड में ट्रांसफर करना हो। तो इसको फिर से एक बार आसान एग्जांपल से समझते हैं। हम वही एग्जांपल लेते हैं जहां पर आपकी बेसिक प्लस जी 1 लाख रुपए थी। अब वहां पर 12,000 रुपए आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करने वाला था टुवर्ड्स योर ईपीएस एंड पीएफ। अब अगर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन 8.33% और 3.67% के हिसाब से जाते हैं तो आपके ईपीएस में 8,330 रुपए जाने चाहिए थे, लेकिन गए कितने दोस्तों जो हमने कैलकुलेट किया था 15,000 रुपए का 8.33% गया जो था 1,250 रुपए। तो 8330 माइनस 1250 जो आपका फिगर था वो आपके पीएफ में चला गया और 1250 आपके ईपीएस में चला गया। तो ये जो डिफरेंशियल फिगर था 8330 माइनस 1250 रुपीज का, ये आपके पीएफ में गया और जो लोग रिटायर हो चुके थे उनको पैसा पीएफ के फॉर्म में मिल गया और जो लोग रिटायर नहीं हुए उनको पैसा सामने जाके मिलने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि ये पैसा आपको ईपीएस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हायर पेंशन क्लेम कर सकते हैं। और शायद इसी मुद्दे पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन था
कि हमको पीएफ ट्रस्ट को या ईपीएस ट्रस्ट को हमको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों इस वजह से हमको एक्स्ट्रा पैसा उनको देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको हायर पेंशन चाहिए तो आपको कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, और ये कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आपके पीएफ में डाला हुआ है, तो वो कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ से ट्रांसफर होगा आपके ईपीएस अकाउंट में। और जैसी ये बात मार्केट में फैली, लोगों में पैनिक फैल गया। लेकिन दोस्तों पैनिक फैलने की कोई बात नहीं, और कोई भी यहां पर गलत काम नहीं हो रहा, बिल्कुल रूल के हिसाब से काम हो रहा। अब दोस्तों यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि ये ऑप्शन हम एम्प्लॉय को देते हैं, उनको डिसाइड करना है कि उनको हायर पेंशन चाहिए या 15,000 रुपए के हिसाब से जो पेंशन बनती थी वो पेंशन वो ले। अब जो मुझे रिक्वेस्ट दोस्तों की तरफ से आई है वो इसी चीज के लिए आई है कि इज इट वर्थ टू गो विद द हायर पेंशन और नॉट। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने जब 2014 में रूल अमेंड किए थे तो वहां पर एक और कैच उन्होंने डाल दिया था, जो पेंशन का फॉर्मूला था वो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया था। पेंशन का फॉर्मूला जो पहले हमने समझा वो क्या था, आपका 57 से 58 ईयर्स तक के जो 12 महीने थे, वहां पर जो आपका एवरेज बेसिक प्लस जीए बनता था उसको हम सर्विस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस से आपको मल्टीप्लाई करते थे और उसको डिवाइड करते थे 70 के फिगर से, जिससे आपका मंथली पेंशन आता। अब ये जो आपका एवरेज 12 महीने का पीरियड था, इसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दिया था एवरेज 60 मंथ्स का पीरियड। तो जो आपके 58 ईयर्स का होने से पहले जो 60 मंथ्स का जो एवरेज निकलेगा बेसिक प्लस जीए का, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके नंबर ऑफ सर्विस से, उसको डिवाइड किया जाएगा 70 से, और उसके बाद जो फिगर निकलेगा वो बनेगा आपका पेंशनेबल फिगर। तो अगर गवर्नमेंट की करंट सीलिंग के साथ जो 15,000 की है उसके साथ जाए तो आपकी बेसिक जनरली इसके ऊपर ही होगी, और उसके हिसाब से आपका एवरेज जो बनेगा वो 15,000 का ही सीलिंग बनेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप जाए और अगर आपकी सर्विस 35 ईयर्स होने वाली है आज के डेट से, तो आपको जो पेंशन मिलनी है वो है 7,500। लेकिन अगर आपको हायर पेंशन चाहिए तो आपको आज से उसमें हायर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं जो 2014 के बाद रिटायर हुए हैं, उनको जितने साल उन्होंने सर्विस की थी उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो गवर्नमेंट को या उनके रिस्पेक्टिव पीएफ ट्रस्ट को वापस करना होगा, ताकि वो पैसा ईपीएस में डाला जाए और उसके हिसाब से आपको बड़ी हुई पेंशन दी जाए। जो भी लोग 2014 के पहले रिटायर हो चुके हैं उनके लिए अब ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों क्लैरिटी के तौर पर बताऊं तो जो लोग 2014 के बाद रिटायर हुए उनके लिए ऑप्शन है, और जो लोग 2014 के बाद रिटायर होने वाले हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। अब सवाल यह आता है, क्या हमको यह ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो चलिए दोस्तों यहां पर मैंने कुछ कैलकुलेशन किए हुए, उस कैलकुलेशन को समझते हैं। और अभी तक जो मैं 1 लाख का फिगर लेके चल रहा था, अब मैं उस फिगर को करूंगा 1,15,000 का, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। ये सारे कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, तो आइए मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए जो मैंने कैलकुलेशन की है। अगर मैंने इन कुछ कैलकुलेशन में कुछ गलती की है तो आप मुझे जरूर पॉइंट आउट कीजिए। तो दोस्तों यहां पर जो केस स्टडी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, उनमें कुछ बेसिक अजम्पशंस मैंने किए हुए हैं, और वो बेसिक अजम्पशंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला अजम्पशन ये है कि हम उस आदमी की बात करने वाले हैं जो 2023 में किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा और यहां से 35 साल तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करेगा। दूसरा अजम्पशन ये है कि उसका जो लास्ट 60 मंथ्स का जो एवरेज होगा बेसिक प्लस जीए का, वो होगा 1,15,000 होगा। तीसरा अजम्पशन ये है कि पीएफ में आज का जो करंट इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो है 8.1%, वही कांस्टेंट रहेगा पूरे 35 साल के लिए। अब दोस्तों ये जो पीएफ का इंटरेस्ट रेट है ये तो चेंज होते रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट लाते रहती है, लेकिन हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको फ्रीज कर लिया 8.1% पर, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर देखिए कि मैंने आपको कैलकुलेशंस किस तरह से दिखाए। तो दोस्तों जो हमने पहली चीज यहां पर की, हमने ली है कि हमारी जो एक्चुअल बेसिक होगी वो 1,15,000 रुपए, और यहां पर हमने 2 सिनारियो कंसीडर किए कि जहां पर हम सीलिंग को कंसीडर करके चलेंगे और जहां पर हम सीलिंग को नहीं कंसीडर करेंगे, हम एक्चुअल बेसिक को ही कंसीडर करेंगे। तो पहले रो में अगर आप देखेंगे तो हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि आप नए ऑप्शन के साथ नहीं जा रहे और आप 15,000 की सीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो रो है उसमें हमने अज्यूम किया है कि आप हायर पेंशन के लिए जा रहे हैं और अपनी टोटल बेसिक को आप कंसीडर कर चल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा पहला कॉलम है उसमें हमने लिया है एक्चुअल बेसिक, जो हमने कंसीडर किया है 1,15,000 रुपए का। यहां पर दूसरा कॉलम जो है दोस्तों वो बेसिक कंसीडरेशन फॉर पेंशन के लिए कि ये डिपेंड करेगा कि आप नए हायर ईपीएस के लिए जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपके लिए 15,000 का सीलिंग वैलिड होगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो हमने आपकी पूरी बेसिक कंसीडर की है जहां पर आपको पेंशन मिल सकता है। हमने ईयर्स ऑफ सर्विस 35 साल के लिए फिक्स कर दिया, जो कि हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में। तो दोस्तों इन सब वैल्यूज को जब हम पेंशन के फॉर्मूले में डालेंगे कि आपका एवरेज बेसिक प्लस जीए इंटू ईयर ऑफ सर्विस डिवाइड बाय 70,
तो पहले केस में जब आप हायर ईपीएस के लिए नहीं जा रहे, आप 15,000 के सीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपकी पेंशन बनेगी 7,500 रुपए प्रति महीना। लेकिन अगर आप हायर सीलिंग के लिए जाते हैं तो आपकी पेंशन बनेगी 57,500 रुपए, मतलब 57,500 रुपीज। तो दोस्तों दोनों पेंशन में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा तकरीबन 50,000 रुपए। अब दोस्तों 50,000 का फिगर दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर एकदम से इससे भौचक्का मत हो जाइएगा। हम इसका और आगे अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ये फिगर सही है या कम पड़ रहा है हमको। तो दोस्तों ये जो पहला टेबल हमने देखा, यहां पर हमने पेंशन कैलकुलेट कर ली कि दोनों ऑप्शन के हिसाब से हमको पेंशन कितना मिलेगी। अब समझते हैं इसका इंपैक्ट पीएफ और ईपीएस के ऊपर। तो दोस्तों यहां पर जो हमारी एक्चुअल बेसिक होती है उसके हिसाब से अगर हम 12% निकालें, जो कंट्रीब्यूशन का फिगर होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो आता है 13,800 रुपए का दोनों ही केस में, क्योंकि 12% तो एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर ही निकलेगा। लेकिन यहां पर डिफरेंस आ जाएगा कि आपने किस तरह का ऑप्शन चूज किया। क्या आपने हायर ईपीएस का ऑप्शन चूज किया या 15,000 सीलिंग वाला ऑप्शन चूज किया, वहां पर कंट्रीब्यूशन किस तरह से आपके अकाउंट्स में जाएंगे वो डिटरमाइन होगा। तो यहां पर अगर हम पहले ऑप्शन के लिए देखेंगे, जहां पर आपने हायर ईपीएस को ऑप्ट नहीं किया हुआ और 15,000 के सीलिंग को आपने कंसिडर करके चल रहे हैं, तो वहां पर आपका जो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन होगा वो 8.33% ऑफ 15,000 होगा, जो होगा 1,250 रुपए। तो दोस्तों यहां पर टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बन रहा था 13,800 रुपीज, out of which 1250 have gone towards EPS. So the remaining amount, that is 12,550, will go towards your PF contribution. तो दोस्तों इसी कैलकुलेशन को एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। अब समझ लीजिए कि आपका 12,550 रुपीज का पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो रहा था हर मंथ, और यही आपके अगले 35 ईयर्स के लिए चलने वाला था। तो आपका जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो आप डिपॉजिट करेंगे अपने पीएफ अकाउंट में, वो होगा 12,550 इंटू 35 इंटू 12, जो अप्रोक्सीमेटली आएगा 52,71,000 रुपीज। अब दोस्तों अगर मैं इसको एन्युटी कैलकुलेटर में डालूं और ये पता करूं कि ये जब मैं हर महीने 12,550 रुपीज मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा था और इसके ऊपर मुझे पीएफ में 8.1% का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा। तो दोस्तों आपको आश्चर्य होगा समझकर कि ये जो पैसा मेरे पीएफ में हर मंथ में डाल रहा था और इस पर मुझे 8.1% का इंटरेस्ट मिल रहा था, वो एन्युटी बेसिस में 35 ईयर्स में सिर्फ इसका इंटरेस्ट होगा 2,24,14,964 रुपीज। तो दोस्तों अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि आपने 15,000 सीलिंग वाला ही ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है, आपने हायर सीलिंग का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया हुआ है, तो आपका ईपीएस की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है 1250 रुपीज, जिसके हिसाब से जो आपको पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 7,500 रुपए। लेकिन जो आपके पीएफ में पैसा जा रहा है वो होगा एवरी मंथ के लिए 12,550 रुपीज का, जिसका प्रिंसिपल बनेगा 52,71,000 का, जिसका इंटरेस्ट कंपोनेंट इफ यू टेक द इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट एट 8.1% फॉर 35 ईयर्स, इट विल बिकम 2,24,14,964 रुपीज। तो टोटल 52,71,000 प्लस द इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.24 करोड़ आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता होगा इस साल से गवर्नमेंट ने पीएफ के ऊपर टैक्सेशन भी लगाना शुरू कर दिया। अगर आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख के ऊपर इन अ ईयर हो जाता है, तो उसके ऊपर जो आपका करंट एग्जिस्टिंग टैक्स सीलिंग होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स लगता है। और आपका बेसिक प्लस डीए अगर 1,15,000 का है, तो डेफिनेटली आप 30% टैक्स स्लैब में आते होंगे। तो ये जो भी पैसा आपका जमा होगा इसके ऊपर में आपको अगर एवरी ईयर में 2,50,000 के ऊपर अगर कोई फिगर जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका डिपॉजिशन 3 लाख रुपए का होता है, तो जो 50,000 एक्स्ट्रा हो रहा है, 3 लाख माइनस 2,50,000, उसके ऊपर 30% का टैक्स, मतलब 15,000 रुपए आपको टैक्स लगेगा। तो दोस्तों आइडियली यहां पर जो आपको टैक्स लगेगा वो आपका जो 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन है प्लस एम्प्लॉयर का जो 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो टोटल डिपॉजिशन जब 2.5 लाख के ऊपर हो जाएगा तो उसका जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर लगेगा। लेकिन मैं यहां थोड़ा सा पेसिमिस्टिक वे लेके चल रहा हूं, कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि जो भी टैक्सेशन बर्डन टोटल इन कैलकुलेशन वो आपके इस इंटरेस्ट पे जो आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की वजह से उसके ऊपर लगेगा। तो दोस्तों यहां मैंने पकड़ के चला है कि जो मुझे 2.5 लाख रुपए का 2,50,000 रुपीज का जो मुझे रिबेट मिलता था वो मुझे 35 ईयर्स के मिला हुआ है, मतलब 2,50,000 इंटू 35 जो भी फिगर आता है वो मैंने जो मेरा इंटरेस्ट फिगर था 2.24 का उसमें से माइनस कर दिया। तो जो भी एक्सेस मुझे मिला उसके ऊपर मुझे 30% का टैक्स लगा, 30% का टैक्स लगा, और ये टैक्सेशन वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 40,99,000 के आसपास। आई होप ये कैलकुलेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया।
मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे 2.24 करोड़ का इंटरेस्ट कंपोनेंट मिल रहा था, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 2,50,000 जो मुझे रिबेट मिलने वाला था फॉर 35 ईयर्स। सो 2.24 करोड़ माइनस 2,50,000 इंटू 35 ईयर्स। तो एक जो एक्सेस कंपोनेंट बना जो टैक्सेबल है, उसके ऊपर मैंने 30% का टैक्सेशन लगाया, तो मुझे जो फिगर आया वो आया अप्रोक्सीमेटली 40,99,000 का। अभी ये जो फिगर है ये सरकार मुझसे ले लेगी टैक्स के फॉर्म में, तो ये मुझे नहीं मिलेगा। तो इसको मैं मेरे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में से माइनस कर देता हूं, तो जो बचा हुआ फिगर है वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 2,35,86,475 रुपीज। एक रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए 2.35 करोड़ आपके पास बच जाता है जब आप ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हो, जब आपने हायर पेंशन को ऑप्ट नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों फोकस करते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की तरफ। जब आपने हायर पेंशन को ऑप्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि जो आपकी एक्चुअल बेसिक प्लस जीए 1,15,000 की थी उसके ऊपर आपको पेंशन मिले, तो दोस्तों यहां पर एक फिगर तो कांस्टेंट रहेगा जो था 12% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड विच विल बी 13,800 रुपीज। तो दोस्तों अब यहां पर जो 13,800 का जो फिगर बन रहा है इसको प्रॉपरली डिवाइड किया जाएगा ईपीएस और पीएफ के लिए। तो यहां पर 1,15,000 का जो 8.33% होता है विच इज 9,580 रुपीज विल गो टुवर्ड्स योर ईपीएस अकाउंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 4,220 विल गो टुवर्ड्स योर पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये जो आपका 9,580 रुपीज का जो ईपीएस अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके वजह से जो आपको पेंशन मिलेगी वो होगी 57,500 रुपीज, जो हमने प्रीवियस कैलकुलेशन में देखा था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50,000 मोर than the pension which you will be getting when you are not opting for a higher EPS. But the contribution which is happening in your PF has reduced drastically from 12,550 rupees to 4,220 rupees now. तो दोस्तों अगर हम फोकस करें जो कंट्रीब्यूशन है हमारा पीएफ की तरफ विच विल बी 4,220 रुपीज इन द कांस्टेंट फिगर एज वी अज्यूम, और ये अगर 35 ईयर्स तक आपके अकाउंट में डिपॉजिट होने वाला है, तो we will get the actual principal amount which you will be depositing for next 35 years in your PF amount, and that will be 17,72,400 rupees, which comes out as 4,220 into 12 into 35. So if I again put this figure of 17,72,400 in the annuity calculator for next 35 years and assuming that I will get the interest rate of 8.1% constant for 35 years, how much interest I will be earning? I will be earning approximately 75,37,143 rupees. So just to have a very conservative estimate about our calculations, I am not going to consider any income tax on this interest of 75 lakh rupees which we have accrued as per the second option. अब आप यहां कहेंगे कि ऐसा क्यों किया, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, just bear with me for some more time. So friends, if we combine the actual principal amount which our employer is going to contribute in our PF plus the interest which is going to accrue, it comes out to approximately 93 lakh rupees. So now if we compare both the options, the PF amount difference comes out to be approximately 1.42 crore rupees. And how it comes? In the first case, the amount which was going to accrue in our PF was approximately 2.35 crores. And now in the second case, it will be 93 lakhs. So 2.35 crores minus 93 lakhs comes out to be approximately 1.42 crores. This is the difference you will be getting in your PF amount in both the options. So दोस्तों, if we go with the first option, that is you are not going for a higher pension and you are sticking to the 15,000 ceiling limit, the pension you will be getting after 35 years will be 7,500 rupees per month, and the total accrual in your PF account will be approximately 2.35 crores. But if we go for the second option where our basic plus GA is 1,15,000 and we want pension on the entire basic amount, the pension you will receive from the EPS is 57,500 rupees. But the total accrual which will happen towards your PF amount will only be 93 lakh rupees. So if you want to compare the difference in the pension amount will be 50,000 per month, but the difference in the PF accrual amount will be approximately 1.42 crores. And friend, this is a very, very conservative estimate. As I have told, in the first option, I have considered that all the taxes will be deducted. In the second options, I have not deducted any taxes also. And with a constant figure, I have arrived at a point that it will be approximate a difference of 1.42 crore in your PF amount. तो दोस्तों हम यहां पर अभी हमारे सबसे पहले ऑप्शन को एनालाइज करेंगे, जहां पर हमने 15,000 की सीलिंग को समझा था और हायर ईपीएस के लिए हम नहीं गए हुए थे। तो दोस्तों यहां पर हमको मंथली पेंशन मिलने वाली है 7,500 रुपए की, और हमारे हाथ में एक पीएफ का अमाउंट आने वाला है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में से, जो होगा 2.35 करोड़ का।
अगर दोस्तों इन 2.35 करोड़ जो मुझे मिलने वाला है, मैं अगर इसको एक 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एफडी कर देता हूं, तो मुझे सालाना जो इंटरेस्ट आएगा वो होगा तकरीबन 11.79 लाख रुपीस का। और दोस्तों 5% का इंटरेस्ट रेट बहुत वैलिड इंटरेस्ट रेट है, बहुत वाइबल इंटरेस्ट रेट है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। तो दोस्तों सालाना जो मुझे इंटरेस्ट आएगा दैट विल कम अराउंड 11.79 lakhs, which will come per monthly around 98,000 rupees. So the monthly interest which I will be getting will be around 98,000 rupees, and in that if I add around 7,500 rupees which I will be getting as a pension, so the total amount in hand which I will be getting is around 1,05,000, 1,06,000 rupees. Now let us consider our second option where we have gone for higher EPS, where we will be getting a pension of around 57,500 rupees. So in this option the pension will be 57,500 rupees, and the PF amount on the employer contribution which I will be getting will be approximately 93 lakhs. If I keep this 93 lakhs at 5% interest rate as a FD in the bank, I will be getting approximately 4.65 lakhs per annum, which comes out to be 38,700 rupees approximately per month of interest. So in this 38,000, if I add my pension of 57,500 rupees, the amount comes to be 96,290 rupees. So friend, in the first option where we did not go for a higher EPS, we were getting a total accrual of 1,05,000, 1,06,000 rupees. In the second case where we have gone for a higher EPS, we are getting a total contribution in hand of around 96,000 to 97,000 rupees. So prima facie in this basic calculation itself, the second option of higher EPS doesn't fare well. और दोस्तों यहां पर कैच खत्म नहीं होता है। कैच ये है कि जो आपको पेंशन मिलती है उसके लिए जो भी अमाउंट आपके ईपीएस अकाउंट में है वो किसी ना किसी फंड मैनेजर के पास दिया जाता है जो उसको इन्वेस्ट करता है, जहां से आपकी पेंशन रिकवर करके आपको दी जाती है। लेकिन समझ लीजिए अगर आप पेंशन लेते लेते मर गए तो उसके बाद वो पेंशन आपको आपके स्पाउस को मिलेगी जो होगी हाफ द रेट ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग। टू सिंप्लीफाई इट, लेट अस कंसीडर दैट यू आर गेटिंग 50,000 पेंशन एंड इफ यू डाई योर वाइफ गेट्स 25,000 पेंशन। Okay, and if your wife dies and you have two kids who are below 25 years of age, each one of them gets 25% of what your wife was getting, which comes out to be 25% of 25,000 rupees, which comes out to be around 7,000, 8,000 rupees per head. And this also they will stop getting it once they have achieved the age of 25 years. So now the important question is what happens to the amount which is accrued in your EPS account after your children becomes 25 years of age and both you and your spouse die. The amount actually goes to the fund manager. You lose all the amount. But if we go for the first option where we accept the ceiling of 15,000 rupees and does not opt for a higher pension, the entire amount of 2.35 crore in the PF amount which was accrued comes to you, and a very meager amount of the contribution goes into EPS which will be going to the fund manager at the end when you die, your spouse die and your children become more than 25 years of age. So when I am showing you the monthly amount rupees of 97,000 rupees in the second option where you go for higher EPS and 1,06,000 rupees when you are going for a ceiling of 15,000 rupees, the amount which you get in hand is very clear, but the amount which remains in your account which your nominee can get has a very huge difference. In the first case where you don't opt for a higher EPS, the amount which remains is 2.35 crore rupees which your nominees can get. But in the second case, only 93 lakh rupees remain which your nominees can get, and whatever contribution you had done in the PF account lapses forever. So friend, as per my opinion, it is always better to contribute more towards your PF amount than towards your pension amount, because the figure itself shows that you are getting more amount when you are contributing more towards your PF and less towards your EPS. So it doesn't make sense to go towards the higher EPS option, but still the option remains open with you. This is my part of calculation which I am presenting before you. I may be wrong, I may be right, and there are a lot of assumptions. Like I said, 8.1% interest rate for PF will continue for 35 years. That may vary. The situations might change, the taxation slabs might change, but prima facie, if you assume certain things, the calculations become simpler. And most importantly, whatever amount accrues in your PF remains in your fixed deposit amount after your retirement, which your nominees can claim, but whatever amount remains in EPS is not claimable by your nominees after your death or after they become 25 years of age. So entire life we are saving something for our family and it is not getting into your family's hand at the end. What is the use of it? Plus also there is a very good option called NPS in the market where you can invest up to 50,000 rupees per year if you want a good pension, and also you will get 30% rebate.
that is 15,000 rupees or 50,000 rupees of investment you will get as a rebate in income tax option. So why not go for that options? अगर आप चाहते हैं कि मैं एनपीएस के ऊपर और इलेबोरेट करके आपको बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक नया वीडियो मैं आपके लिए बताऊंगा कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने से आपको किस तरह का फायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों आज का जो हमारा सवाल था कि हायर ईपीएस के लिए हमको जाना चाहिए कि नहीं, आई थिंक वी हैव अ गुड क्लैरिटी ऑन दैट बाय दिस कैलकुलेशंस एंड यू कैन टेक अ गुड कॉल on what you should go for and what you should not go for. As per my opinion, I will not go for higher EPS option. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डिस्कशन आज हमने यहां पर किया हुआ है ईपीएस को लेकर, ये आपको हेल्प करेगा एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट छोड़िएगा ताकि मुझे पता चले कि आप और किन किन टॉपिक्स के ऊपर चिंतित है, जिसके ऊपर आपको एक डिस्कशन एक्सपेक्टेड है। मैं वो डिस्कशन आपके सामने लेके आऊंगा। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी एक इन्फॉर्म चॉइस ले सके। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ कभी और, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।